हेलो गर्ल्स, बीए सेकेंड ईयर हम अब पढ़ रहे हैं हमारा पेपर फर्स्ट में हमारे जो पोएम्स हैं उनमें आपका बी सेक्शन में इंडियन पोइट्स हैं। ओके, इंडियन पोइट्स हम पढ़ रहे हैं। इंडियन पोइट में आपका टॉपिक हमने स्टार्ट किया था कमला दास। जैसा कि मैंने आपको पहली क्लास में बताया है कि कमला दास जी के बारे में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया। ठीक है, आज हम उनकी पोएम पढ़ेंगे द माई ग्रैंड मदर्स हाउस। जैसा कि इंट्रोडक्शन में मैंने आप लोगों को बताया था कि कमला दास जी जो थी वो अपनी दादी माँ के ज़्यादा क्लोज थी, वो अपनी ग्रैंड मदर्स के ज़्यादा क्लोज थी। ठीक है, तो हमारी पोएम है, हम पढ़ रहे हैं। तो अपनी दादी माँ को याद करते हुए, अपने बचपन की स्मृतियों को, बचपन की यादों को याद करते हुए उन्होंने ये पोएम लिखी है, माई ग्रैंड मदर्स हाउस। ओके, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि मेरी दादी माँ का घर। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं यहाँ से, देयर इज ए हाउस नाउ फॉर अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव डेट वुमेन डाइड। ठीक है, द हाउस विंडोज withdrew into silence, snakes moved among books, I was then too young to read and my blood turned cold like the moon. ओके, तो क्या कहा जा रहा है इसके अंदर, फार अवे, देयर इज ए हाउस नाउ फार अवे मीन्स वहाँ पे एक घर है, नाउ मीन्स अभी, फिलहाल वो कहाँ पे है, अपने हस्बैंड के साथ। आफ्टर मैरिज वो कैलकाटा, मुंबई जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में वो जब जाके रहने लग गई थी अपने हस्बैंड के साथ, तो अपने दादी माँ के घर को याद करते हुए वो ये पोएम लिखती है कि देयर इज ए हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव। वेयर वंस मीन्स जहाँ पे मैंने कभी एक टाइम पे, लव मीन्स क्या है, प्यार, जहाँ पे मुझे प्यार मिला था। तो क्या कहने का मतलब क्या है कि ये जो लाइन है, दीज लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द ग्रैंड मदर्स हाउस एंड कमला दास रिमेंबर टू हर ग्रैंड मदर मेमोरी। ठीक है, तो अभी वो कहाँ पे है, वो अभी बहुत दूर अपने कहाँ पे रह रही हैं, वो अभी अपने हस्बैंड के साथ हैं। और अपने हस्बैंड के साथ रहते हुए उन्होंने जो अपनी मेमोरी है, अपनी मेमोरी में उन्होंने ये याद किया है। और क्या कहा है कि देयर इज ए हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव लव, कि एक टाइम पे कि वहाँ पे एक घर है, नाउ फार अवे जो अभी बहुत दूर है, वेयर वंस, वेयर मीन्स कि वहाँ पे, वंस मीन्स एक बार, आई रिसीव्ड लव, लव कौन सा था उनका, ग्रैंड मदर का। ठीक है, ग्रैंड मदर का जो उनका लव था वो उन्होंने वहाँ पे रिसीव किया था। रिसीव मीन्स कि उनको प्राप्त हुआ था। डेट वुमेन डाइड, डेट वुमेन हेयर इज डेट वुमेन मीन्स हर ग्रैंड मदर। ठीक है, डेट वुमेन मीन्स हर ग्रैंड मदर, हर ग्रैंड मदर। ओके, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? अच्छे से मैं ये पोएम पढ़ा रही हूँ और अच्छे से आप लोग इसको देख के समझ जाइए। अब क्या है, द हाउस विथ ड्रू इनटू साइलेंस। क्या कह रहे हैं, द हाउस मतलब उस घर में, विथ ड्रू इनटू साइलेंस जिस घर में आज क्या है, साइलेंस बिखरा हुआ है। साइलेंस मीन्स क्या होता है, बिल्कुल शांति छा गई है, जहाँ पे अभी कोई नहीं रहता है, जहाँ पे अभी बिल्कुल क्या है, शांति छाई हुई है। स्नेक्स मूव, स्नेक्स मीन्स होते हैं सांप। तो क्या कह रही है कि अब उस घर में, वहाँ पे उनकी दादी माँ जो मर चुकी है, मरने के बाद में उस घर में अब क्या है, बिल्कुल ही साइलेंस छाया हुआ है, वहाँ पे अब कोई भी नहीं रहता है। और स्नेक्स मूव मीन्स, स्नेक्स मतलब सांप होता है, लेकिन यहाँ पे स्नेक्स का मतलब लिखा गया है कि जैसे कीड़े मकोड़े, सांप, सरीसृप जाति के जो कीड़े मकोड़े हो गए एक तरीके से, वो अब वहाँ पे क्या कर रहे हैं, मूव्ड कर रहे हैं, मतलब वहाँ पे घूम रहे हैं। अमोंग बुक आई वॉज देन टू यंग, क्या कह रहे हैं, और वहाँ पे अमोंग बुक्स आई वॉज देन टू यंग, जब मैं बहुत ही जवान थी, मतलब कि तब मैं इतनी छोटी थी कि मैं पढ़ भी नहीं सकती थी। अमोंग बुक्स जो वहाँ पे किताबें थी वो मैं उस टाइम पे, आई वॉज मीन्स पास्ट हो गया, देन टू यंग मतलब कि उस टाइम पे मैं इतनी छोटी थी, इतनी
इतनी छोटी थी उम्र में कि मेरे को उस टाइम पे पढ़ाई भी नहीं आती थी, मैं उस टाइम पे पढ़ना भी नहीं जानती थी। टू रीड एंड माई ब्लड टर्न्ड कोल्ड लाइक द मून। टर्न्ड कोल्ड मीन्स होता है ठंडा हो जाना, और क्या है, बिकॉज वेरी चिल लाइक द मून, चंद्रमा के समान। मतलब कि एक तरीके क्या है, सिमिली दी गई है। सिमिली मीन्स क्या है कि तुलना की गई है, किससे, कि चंद्रमा से। तो क्या कह रही है वो, कि मैं उस टाइम इतनी छोटी थी कि मेरे को उस टाइम पे ठीक से पढ़ना भी नहीं आता था। तो इन लाइनों के अंदर कवयित्री जो है कमला दास, उन्होंने अपने पारिवारिक घर, जो उनका अपना पुराना घर है जहाँ पे उनकी दादी माँ रहती थी, अपनी दादी माँ के घर को याद करती है, तथा जहाँ उनकी मतलब बहुत ज़्यादा उनको प्रेम प्राप्त हुआ था और अपनी दादी माँ का लाड प्यार मिला था, तो उस जगह को वो याद करती है। ठीक है, वो महिला मीन्स कि उनकी जो दादी है वो अभी संसार में नहीं है। ठीक है, उनका क्या हो चुका है, डेथ हो चुकी है, वो डाइड है, वो अब मर चुकी है। लेकिन कवयित्री क्या कहती है कि वो इस घर को इसलिए याद करती है कि उन्होंने उस घर में बहुत ही मधुर संबंध जो उन्होंने बनाए थे अपनी दादी माँ से, और जो प्यार उनको वहाँ पे मिला था वो आज भी वहाँ पे विद्यमान है। वो कहती हैं कि आज भी वो प्यार वहाँ पे विद्यमान है, उन हवाओं में। वहाँ की जो हवा है, वहाँ की जो घर का जो इन्वायरमेंट है, कि जैसे होता है कि हम बड़े होके हम कहीं और चले जाते हैं, लेकिन जब हम अपने घर आते हैं, अपने बचपन की जो अपने गांव होता है, हम वहाँ पे आते हैं, तो हमें ऐसे लगता है कि आज भी वहाँ पे सब कुछ वैसा का वैसा ही उपलब्ध है। तो यहाँ पे जो पोइटेस है उनको भी वैसी ही फीलिंग आती है। तो वो क्या कहती है कि वहाँ पे उनकी जो दादी माँ थी, उन्होंने उनसे काफ़ी ज़्यादा वो प्रेम करती थी, काफ़ी ज़्यादा उनसे वो लाड प्यार करती थी। तो उनके निधन हो जाने के पश्चात, उनकी डेथ हो जाने के पश्चात, वो घर क्या हो चुका है, बिल्कुल ही साइलेंट हो चुका है, बिल्कुल ही शांत हो गया है। और अब घर में क्या है, सांप वगैरह, कीड़े मकोड़े वगैरह जो वो अब उस घर में रहने लग गए हैं। जो वहाँ की जो पुस्तकें हैं, जो किताबें हैं, उनके बीच में वो घूमते रहते हैं। अब क्या कह रही है कि वो पुस्तकें, आई वॉज देन टू यंग टू रीड, मैं उस टाइम इतनी छोटी थी कि मैं उन किताबों को पढ़ना भी नहीं जानती थी। और कह रही है कि उस घर में अब सांप वगैरह जब हो गए हैं वहाँ पे, तो क्या है, एंड माई ब्लड टर्न कोल्ड लाइक द मून, की उनका खून जो है उनके चंद्रमा के समान शीतल हो गया है। मीन्स कि वो अब शांत हो चुकी है बिल्कुल, कि सांपों की उपस्थिति ने कवयित्री के मन को डर से भर दिया है, और उनका रक्त जो है, उनका जो ब्लड है, वो क्या हो चुका है, चंद्रमा के समान शांत हो चुका है, ठंडा हो चुका है। तो आपको ये 4 लाइनें यहाँ तक समझ में आई? अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ये 4 लाइनें एक बार आप अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से इनको समझेंगे। ठीक है, इसके बाद में आगे क्या है, नेक्स्ट जो स्टेंजा हम पढ़ रहे हैं वो, How often I think of going there to peer through blind eyes of windows, or just listen to frozen air, and or in wild despair pick the armful of darkness to bring it here to lie behind my bedroom door like a boarding dog। ठीक है, बोर्डिंग डॉग मीन्स होता है जैसे एक कुत्ता दरवाजे के पास में बैठ के ऊँग रहा होता है। ठीक है, बोर्डिंग डॉग मीन्स होता है कि जैसे कोई कुत्ता आप दरवाजे के पास में बैठ के बोर हो रहा हो। ठीक है, तो हम इन 4 लाइनों का अर्थ हम पढ़ रहे हैं। हाउ ऑफन मीन्स कि अक्सर, हाउ ऑफन मीन्स होता है अक्सर, आई थिंक ऑफ गोइंग, मैं अक्सर वहाँ जाने के बारे में सोचती हूँ। कवित्री जो है, पोइटेस कह रही है कि मेरा काफ़ी बार मन होता है कि मैं वहाँ पे जाऊँ और वहाँ की यादों में फिर से समा जाऊँ। ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग देयर, मेरा बहुत बार मन होता है, अक्सर मैं वहाँ जाने के बारे में सोचती हूँ। टू पियर थ्रू ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज और जस्ट लिसन टू फॉर्जन एयर। क्या है इसका मतलब? पियर मीन्स होता है झांकना, कि ब्लाइंड आइज ऑफ विंडो, खिड़कियों की अंधी आंखें, इससे मतलब लगता है कि निराशा की जो आभास होती है, जैसे पुराना घर काफ़ी टाइम से बंद हो पड़ा रहता है, तो उसको हम खोलते हैं तो ऐसे लगती है जैसे उस घर में से
आपने देखा होगा जैसे पुरानी हवेलियाँ वगैरह हम देखते हैं तो ऐसे जो उनकी जो खिड़कियाँ होती है तो ऐसे लगता है जैसे कोई कोई आंखें झांक रही है, मकान में से कोई आंखें बाहर की तरफ झांक रही है। तो सेम चीज़ यहाँ पे कही गई है, टू पियर थ्रो ब्लाइंड आईज ऑफ विंडो और जस्ट लिसन ए फॉरेन एयर। फॉरेन एयर मीन्स होता है जमी हुई वायु, मीन्स कि एकदम वहाँ पे जाले वगैरह लग गए हैं। इसका मतलब कि वहाँ पे हवा बिल्कुल भी नहीं है। हवा के मूवमेंट ना होने की वजह से जो घर के अंदर जो है क्या है, जाले वगैरह एक तरीके से लग चुके हैं। तो क्या कह रही है कि मेरा काफ़ी बार मन होता है, अक्सर मैं वहाँ जाने के बारे में सोचती हूँ। कहाँ जाने के बारे में सोचती है? अपनी दादी माँ के पुराने घर में जाने के बारे में वो सोचती हैं। और उनको ऐसा एहसास होता है कि जैसे वो पुराना घर, उसकी जो खिड़कियाँ हैं वो उसमें से आंखें बाहर की तरफ झांक रही हो, ठीक है। और जो उसकी हवा है वो बिल्कुल ही जम चुकी है। फ्रोजन मीन्स होता है बर्फ़ की तरह जम जाना। हवा जो है वो जम गई है, वहाँ पे मूवमेंट नहीं है बिल्कुल भी। और इन वाइंड डिस्पायर पिक एन आर्मफुल ऑफ डार्कनेस टू ब्रिंग इट हेयर टू लाई। डिस्पायर मीन्स होता है अब वहाँ पे पूर्ण रूप से निर्जन है। डिस्पायर मीन्स पूरी तरह से निराशा फैल जाना। और इन वाइल्ड डिस्पायर एक तरीके से पूरे घर के अंदर क्या है, निराशा फैली हुई है। एक तरीके से पूरे घर में कोई भी वहाँ पे दिखाई नहीं देता, कोई भी वहाँ रहता नहीं है। मीन्स पूरा घर एकदम शांत हो चुका है और ऐसे निराश हो चुका है। आर्मफुल मीन्स होता है बाजुएं जो होती हैं। पिक एन आर्मफुल ऑफ डार्कनेस टू ब्रिंग इट हेयर टू लाई बिहाइंड माई बेडरूम डोर लाइक ए बोर्डिंग डॉग। कहने का मतलब है कि मेरा ऐसे मन करता है कि जैसे उस घर के अंदर जो निराशा और जो अंधेरा वहाँ पे फैला हुआ है उसको मैं अपनी बाजुओं में भर के उठा के ब्रिंग इट हेयर टू लाई, यहाँ पे लेके आ जाऊँ। मैं उस चीज़ को उठा के यहाँ पे ले आऊँ और बिहाइंड माई बेडरूम, और मेरे बेडरूम के बाहर जब जहाँ पे वो रह रही हैं कि अपने बेडरूम के बाहर मैं उसको एक इस तरीके से रख दूँ जैसे कि बाहर कोई कुत्ता बैठा होता है। बोर्डिंग डॉग मीन्स जैसे कोई ऊँघता हुआ कुत्ता वहाँ पे बैठा होता है, कि लाइक कि मैं उस तरीके से एक जो निगरानी करने वाला कुत्ता जिस तरीके से होता है, क्योंकि उनको अब क्या अपने हस्बैंड के घर में इनसिक्योरिटी फील होती है, उनको वहाँ पे मन नहीं लगता और वो याद करती है कि उनको ऐसे अपनापन नहीं मिलता। उनको कोई भी अपनापन नहीं मिलने की वजह से उनका ऐसे मन होता है कि मैं वहाँ से वो जो हवा है, वो जो डार्कनेस है, वहाँ की जो यादें हैं उनको अपने बाजुओं में भर के ले आऊँ और अपने घर के बाहर, अपने रूम के बाहर, अपने बेडरूम के बाहर जिस तरीके से कोई कुत्ता बैठा होता है तो हमें लगता है कि कोई है हमारे साथ, तो वो सेम उस तरीके से उसको रखना चाहती है अपनी यादों में, कि उनको लगे कि उनके साथ में कोई है। ठीक है, तो इसमें कवियत्री अपनी दादी की स्मरण करती है जिसके साथ वह अपने बचपन में पारिवारिक मकान में रहती थी। दादी उस बच्ची पर अपना सारा प्रेम और स्नेह उड़ेलती थी। कवियत्री अपने बचपन के प्रसन्नतापूर्ण तथा चिंतामुक्त दिनों को चित्रण करती है। अब दादी का निधन हो चुका है। दादी की मृत्यु ने कवियत्री को शोक तथा करुणामिकता से भर दिया है। कवियत्री उस घर में जाने की इच्छा करती है और उन खिड़कियों में झांकना चाहती है जिनमें रंगीन पर्दे अथवा शीशे लगे हुए थे, लेकिन अब वहाँ पे कुछ भी नहीं है। दादी की मृत्यु ने कवियत्री को शोकमग्न कर दिया है, मतलब एक तरीके से वो पूरे ही दुख में डूब चुकी है। वह अपने घर की जमी हुई वातावरण की आवाज़ों को सुनना चाहती है। वह चाहती है कि घर का थोड़ा सा अंधकार उठाकर अपने वर्तमान घर में ले आए तथा अपने शयन कक्ष के पीछे एक निगरानी करने वाले पहरेदार कुत्ते की भांति उसको रख दे वहाँ पे। तो आपको समझ में आया इसका मतलब। अब क्या है आगे, यू कैन नॉट बिलीव डार्लिंग। डार्लिंग मीन्स वो किसको कह रही है, अपने प्रियजनों को, जो उसके प्रिय लोग हैं उनको कह रही है कि यू कैन नॉट बिलीव डार्लिंग, कैन you that I lived in such a house and was proud and love, I who have lost my way and beg now to strangers doors to receive love at least in a small change। क्या कहना चाह रही है, इस पंक्तियों में उन्होंने अपना जो दर्द है वो दिखाया है कि किस तरीके से वो अभी फ़िलहाल की कंडीशन में जब वो अपने हस्बैंड के साथ है तो उनका मतलब वो एक तरीके से भिखारी बन गई है, जो प्यार पाने के लिए, जो लव पाने के लिए वो लोगों से उम्मीद कर रही है। तो वो इस लाइन में क्या कह रही है,
प्राउड मीन्स होता है गौरव अनुभव करना, एंड स्ट्रेंजर्स डोर्स मीन्स अजनबी लोगों के द्वार, जो जिनको हम नहीं जानते, जैसे हम लोगों के जिन लोगों को हम नहीं जानते उनके बारे में ये वर्ड है। स्मॉल चेंज मीन्स थोड़ी मात्रा में, थोड़ा सा भी उनको प्यार मिल जाए, थोड़ा सा भी उनको एटलीस्ट रिसीव लव, मतलब कि थोड़ा सा भी वो प्यार पाना चाहती है, प्यार की उम्मीद करती है। तो इन लाइनों में क्या कहा जा रहा है कि यू कैन नॉट बिलीव डार्लिंग, कि आपको भरोसा नहीं है, आपको यकीन नहीं होगा। किस तरीके से वो कहना चाह रही है कि आपको क्या यकीन नहीं होगा, कैन यू, क्या तुम जानते हो, डैट आई लिव इन सच ए हाउस एंड वॉज प्राउड, जब मैं उस घर में रहती थी, जब मैं अपनी दादी माँ के वहाँ पे रहती थी, तो मैं कितना प्राउड फील किया करती थी, मुझे कितना प्यार मिलता था वहाँ पे, मतलब कि बहुत ज़्यादा वो गर्व महसूस करती थी अपनी दादी के पास रह के। और जो दादी उनसे इतना प्यार करती थी, वो उस प्यार को याद कर रही होती है, वो उस प्यार को मिस कर रही होती है। एंड हु हैव लॉस्ट माई वे, और जो अब खो चुका है, जो अब उनकी जीवन में बिल्कुल भी नहीं है। एंड बैग नाउ एट स्ट्रेंजर्स डोर्स, और आज मुझे एक तरीके से भिखारी बना दिया गया है, जो अपने रिसीव लव, जो अजनबी लोगों से ये उम्मीद कर रही है, प्यार पाने की वो क्या है, उम्मीद कर रही है। एट लीस्ट इन स्मॉल चेंज, और एक चाहे वो थोड़े से ही मात्रा में उनको मिल जाए, लेकिन वो क्या चाहती है कि उनको थोड़ा सा प्यार लोगों से मिले। और उस मेट्रो सिटी में रहने की वजह से सभी लोग अपने अपने में बिजी होते हैं, एक दूसरे से किसी को मतलब नहीं होता, और उनके हस्बैंड से भी उनके अच्छे रिलेशनशिप नहीं थे। इस वजह से उनको अपनी दादी माँ का घर याद आता है, और अपनी दादी माँ के घर को याद करते हुए वो इस तरीके से उन्होंने ये पोएम लिखी है, उस घर के ऊपर उन्होंने ये पोएम लिखी है। तो आप लोगों को ये पोएम समझ में आ गई होगी अच्छे से। इसमें मैं आपको बता देती हूँ कुछ मेन जैसे है, इसके अंदर कौन से क्या क्या यूज किया गया है। एक तरीके से फ्री वर्ड्स पोएम है ये, इसमें कोई मतलब वर्ड्स जो इसके फ्री है बिल्कुल, मतलब एकदम अच्छे से समझने लायक पोएम है ये। और आपको इसमें समझ में आ रहा होगा कि मैंने जो पोएम पढ़ाई है इसके अंदर आपको सारी लाइनें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से क्लियर कर सकते हैं। एक बार मैं फिर से इस पोएम का पूरा व्याख्या करके बता रही हूँ अच्छे से एकदम आपको, कविता के अंदर क्या क्या इस कविता का जो वो है विशेषता है, और इस कविता की जो वो क्या बोलते हैं इसमें जो परिचय है, मतलब कि ये कविता आपकी कहाँ से ली गई है। पहले तो क्या है ये कविता, माई ग्रैंड मदर हाउस, सर्वप्रथम 1965। कब है, 1965। किस में से ली गई है, समर इन कैलकाटा, समर इन कैलकाटा, ठीक है। काव्य संग्रह में ये प्रकाशित हुई थी। इसमें कमला दास जो है उन्होंने अपने भ्रमण करती है और अतीत को, अपने पास्ट को याद करती है। किसको, अपने पास्ट की मेमोरीज को वो याद करती है, ठीक है। इसकी जो विशेषता है आपको मैं बता रही हूँ कि ये इसमें क्या है, अपने पास्ट को याद करती है। और उसमें क्या याद कर रही है, अतीत के विषय में प्रेम तथा सहनशील तरीके से सोचती है, और अपनी दादी माँ को, जो उनका बचपन गुजरा था दादी माँ के साथ, उस चीज़ को वो याद कर रही होती है। इस कविता के अंदर वे अपने बचपन की प्रसन्नता पूर्ण तथा चिंता मुक्त जीवन का चित्रण करती हैं, कि उनका जो बचपन गुजरा था वो कितना मतलब हैप्पी था, और कोई भी टेंशन नहीं थी उनको उनके बचपन में। तो और वो कब है, वे मालाबार लौटने की इच्छा करती है। ये पोएम कहाँ पे है उनका, मैंने जैसे आपको पहले इंट्रोडक्शन पढ़ाया था पोएट का इसमें, तो मैंने आपको बताया था कि मालाबार के रहने वाली थी वो। तो उनका दादी माँ का घर कहाँ था, मालाबार में था। तो वो जैसे इस लाइन में आया है ना यहाँ पे कि आई रिसीव लव, मतलब कि वो वापस से प्यार पाना चाहती है। एंड आई थिंक ऑफ गोइंग, ये जो लाइन है यहाँ पे, आई थिंक ऑफ गोइंग,
मीन्स कहाँ जाना चाह रही है वो, मालाबार, अपने जो पैतृक गांव है, जो उनके दादी माँ का घर है, वहाँ पे वो जाना चाहती है। और बाल्यकाल जो उनका है वहीं पे गुजरा था। तो कविता का सारांश इसमें मधुर स्मृतियों का याद किया गया है, मनोस्थिति दिखाई गई है इसके अंदर, और चिंता मुक्त तथा प्रसन्नता भरे लम्हों को इसमें याद किया गया है। दादी माँ का प्रेम दिखाया गया है इसके अंदर, और बचपन की स्मृतियों को याद किया गया है, तथा सुख भरे दिनों को लौट आने की इच्छा करती है। और इसमें उन्होंने दिखाया है कि प्रेम, स्नेह तथा प्रेरणा की उद्गम थी। उनकी जो दादी थी वो प्रेम, स्नेह और प्रेरणा की उद्गम थी। और उनका जो घर था वो पूर्ण रूप से क्या है, शांत हो गया है, बिल्कुल ही एकदम पूरी तरह से निर्जन है, जिसमें पुस्तकें और जो पुरानी किताबें रखी हुई हैं वो अब उसके अंदर कीड़े मकोड़े, सांप वगैरह वहाँ पे अब घूमने लग गए हैं। और यहाँ पे कवित्री जो है, पोएटिस जो है, उनको कैसे फीलिंग आती है, हमेशा सुरक्षा का भाव प्रदान किया गया है यहाँ पे। मतलब उनको हमेशा सिक्योरिटी वहाँ की, जो उनको ऐसा लगता था कि मैं यहाँ पे सेफ हूँ। और इसके अंदर हम देखते हैं प्रेम के भाव का अनुभव होता है। और इसमें वो किसको संबोधित करती है, यहाँ पे आपने एक लाइन देखा कि यू कैन नॉट बिलीव डार्लिंग, ठीक है। डार्लिंग वर्ड उन्होंने अपने हस्बैंड के लिए लिया है, वह अपने पति को संबोधित करती है और कहती है कि उन्हें इस बात का विश्वास नहीं होगा, कि आपको इस बात का विश्वास नहीं होगा कि वे एक ऐसे मकान में रही थी जहाँ पे समय के विपरीत वे अब प्रेम की भिखारिन हो गई है। मतलब कि आज जब इतना टाइम गुजर गया है, तो इतना टाइम गुजर जाने के बाद में आज के टाइम पे वो अजनबियों लोगों से प्रेम पाने की इच्छा रखती है, जो उन्हें कम से कम न्यून मात्रा में भी प्राप्त हो सके, जो उनको थोड़ा सा भी उनको किसी से, लोगों से प्यार मिल जाए, इस तरह की वो उम्मीद रखती है। ठीक है, तो इस पोएम में आप लोगों को समझ में आया आपको अच्छे से? तो यहाँ पे आपको कहीं कोई दिक्कत हो रही है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। हम अपनी पोएम इस तरीके से पढ़ेंगे अब, और आपको क्या है, जैसे जैसे जो जो पोएम मैं आपको पढ़ाती जाऊँगी वो पोएम आप अपनी उसी टाइम पे क्लियर करते रहेंगे। ठीक है, पोएम के अंदर मतलब आपने मेरे से पूछा था पोएम के अंदर आपको क्या करना है, क्वेश्चन आंसर जब करने हैं तो एक्सप्लेनेशन आपकी आती है। एक्सप्लेनेशन तभी आप समझ पाओगे जब आप इन लाइनों को गौर से पढ़ पाओगे। जब तक आप इन लाइनों को गौर से नहीं पढ़ोगे आपको एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आएगी, क्योंकि इनमें से जैसे कुछ वर्ड ऐसे हैं, जैसे बोर्डिंग डॉग आ गया, जैसे यू कैन नॉट बिलीव डार्लिंग, और जैसे ग्रैंड मदर्स आ गया, यहाँ पे ये आ गया वुमेन डाइड। तो ऐसे कुछ वर्ड हैं जिनसे आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये पोएम कौन सी है और कहाँ से ली गई है। ठीक है, तो पोएम मैंने आपको बताई, इसकी लेखिका कौन है, कमला दास है। ठीक है, सेकंड इंट्रोडक्शन मैंने आपको फर्स्ट क्लास में मैंने इंट्रोडक्शन आपको समझा दिया है। सेकंड आपको इसमें क्या करना है, अबाउट द पोएम के बारे में आपको लिखना है कि दिस पोएम इज रिटन अबाउट द रिमेम्बर्स ऑफ हर चाइल्डहुड मेमोरीज एंड सी रिमेंबर हर ग्रैंड मदर्स। ठीक है, अपनी दादी माँ को याद करती है। अबाउट द पोएम आ जाएगा। अबाउट द पोएम के बाद में आपको पोएम के कुछ वर्ड्स, कुछ पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स हैं 5-7 जो मैं आपको भेज दूंगी। उसके बाद में आपको इसकी शॉर्ट एंड स्वीट टाइप में समरी बनानी है। इस तरीके से आपको एक एक पोएम को लेके उसके क्वेश्चन नोट्स आपको साथ में बनाते जाने। नेक्स्ट पोएम हम पढ़ेंगे ए हॉट नून इन मालाबार। ये भी कमला दास की है, हॉट नून इन मालाबार, मालाबार की एक दोपहर। ठीक है, ये भी उन्होंने अपनी याददाश्त, मेमोरी, बचपन की यादों में ही ये पोएम भी उन्होंने तभी लिखी है और उसी टाइम की पोएम है ये। तो इस तरीके से हम हमारी क्लास में आगे डिटेल से इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा कि आज आपको क्या करना है। आज आपको सिर्फ ये पोएम पढ़नी है और आपके पास नोट्स हैं अगर तो एक्सप्लेनेशन उसमें दी हुई है, आपको साथ साथ में एक्सप्लेनेशन पढ़ना है और साथ साथ में इसको अंडरस्टैंड करना है, समझना है कि किस तरीके से इसमें एक्सप्लेनेशन जब एग्जाम में आती है। मैं आपको एक एक्सप्लेनेशन का भी वो बताऊंगी किस तरीके से आपको एक्सप्लेनेशन करनी होती है। मुझे नहीं पता अभी तक आप लोग किस तरीके से एग्जाम में एक्सप्लेनेशन करते हो, लेकिन जो तरीका मैं बताऊंगी डेफिनेटली वो बेस्ट तरीका होगा। अगर आप उस तरीके से करते हो तो आपकी एक्सप्लेनेशन बहुत ही काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है। ठीक है, तो मैं आपको एक
एक एक्सप्लेनेशन जैसे ये वाली पोएम है, इसी पोएम का मैं 4 लाइन की जो फर्स्ट स्टेंजा है उसका एक्सप्लेनेशन मैं खुद करके आपको पेज में और नोटबुक में करके मैं आपको उसको फ़ोटो सेंड कर दूँगी ताकि आप उससे अच्छी तरीके से समझ पाओ। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं।